एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जर्मनी के बारे में है बेटा। जर्मनी में एक हिटलर नाम का तानाशाह हुआ। उसके शासनकाल में बहुत ही क्रूर घटनाएं हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारी जो है जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी करार दे दिया था और उसके ऊपर बहुत सारे कठोर उसके ऊपर दंड लगाए गए थे, नियम बना दिए गए थे। उसके ऊपर उसको दोषी बना दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध का, और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, जुर्माने लगा दिए गए थे। और इसी उसमें जो जर्मनी था वो अपने आप को बहुत ही असहाय या अकेला महसूस कर रहा था। और वहाँ पर जो उस टाइम पर राजनीतिक हालात उभरे, उसमें एक नए विचारक और तानाशाह हिटलर का उदय हुआ उन दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में 1930-32 के दशक में। और वो एक बहुत ही निरंकुश शासक साबित हुआ और वो पूरे देशों से जो अपने अपमान का जो प्रथम विश्व युद्ध में उसमें वर्साई की संधि में उसके ऊपर जो भी जुर्माने लगा दिए गए थे उन सब का वो बदला लेना चाहता था। और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध का वो एक आधार बना। तो इसमें हम स्टार्टिंग इसमें एक स्टोरी से होती है कि एक हेलमुट नाम का बच्चा है और वो अपने माँ बाप की बातें सुन रहा है कि उसके जो पिता थे वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और वो ज्यूस थे, नाज़ी थे। और उन्होंने जो जर्मनी में यहूदी लोग रहते थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया था, उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। तो अब उनको लग रहा था कि अब जो है जब नाज़ियों का शासन ख़त्म हो रहा है तो उनका काल निश्चित है। और जितनी बेरहमी से उन्होंने यहूदियों को मारा था वो इतनी बेरहमी से अब उन्हें मारेंगे। तो उन्होंने इससे पहले कि वो उन्हें मारे उन्होंने खुद मौत को गले लगाना आसान समझा। ठीक है, तो इसमें एक हेलमुट नाम का जो ये स्टोरी है ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे। इसमें आगे बात आ जाती है हेलमुट को शायद ये समझ, और फिर जो हेलमुट था उसके जो डॉक्टर पापा थे उन्होंने खुद को गोली मार ली और उन्होंने उनको मरते हुए तड़पते हुए देखा। और इसके बाद वो इतना शॉक्ड हो गया था कि उसे किसी पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था उसकी माँ उसको भी जहर देकर मार देगी। उसने 11 साल तक बिल्कुल घर में भोजन नहीं किया था, यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब ये जो हादसा है या हकीकत है इसमें इसमें हम उसके पिता के बारे में जो पढ़ते हैं कि उसके पिता नाज़ी समर्थक थे, यानी कि जो नाज़ी पार्टी के विचारधारा थी उसके समर्थक थे। और जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, उसके कट्टर समर्थक थे। और हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए जर्मनी को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना को हम समझने के लिए इस लेसन में यह कोशिश करेंगे कि क्या कारण थे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या की, वो किस चीज़ से डरे हुए थे। तो स्टार्ट होता है कि मई 1945, यानी द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम पर ख़त्म हुआ था बेटा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। तो 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, यानी कि उसने हार मान ली। देखो, दो जो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, एक केंद्रीय शक्ति में थे दूसरी शक्तियाँ जिसमें जर्मनी था, और मित्र राष्ट्र थे अमेरिका और रूस और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्रों में थे। तो अब इसने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। अब उसे अंदाज़ा हो गया था जर्मनी को कि उसकी लड़ाई में उसका क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। यानी कि अब उसको पता था कि उसका अंत निश्चित है और भयावह अंत होने वाला है। तो उन्होंने अपने आत्महत्या करना ही
उचित समझा। अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा उनको सौंपा गया था, जो सैनिक अदालत स्थापित की गई थी उनको। और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, ख़ासतौर से इंसानियत के ख़िलाफ़ जो उनके अपराध थे वो बहुत ही गंभीर थे। और उनके द्वारा जो नाज़ियों के द्वारा अपने ही देश के ज्यूज़ यहूदियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कृत्य किए गए थे, उन सब के लिए उनकी बहुत ही आलोचना हो रही थी पूरे विश्व में। दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे। अब 60 लाख एक आंकड़ा होता है जिसको मारने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, जिनको नाज़ियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनसंहार के दौरान मार दिया था। साथ ही जो भी मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित थे, यानी कि जो भी जर्मनी में जो अपंग व्यक्ति था या मानसिक रूप से विकृत था, लगभग पूरी जर्मनी में 70,000 के करीबन उन लोगों को भी मार डाला था कि वो किसी काम के नहीं है। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए जो ऑसिविट्स जैसे कत्ल खाने बनाई, यानी कि अब उनको इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि आप ये सोचो करोड़ों की संख्या में पहुंच गए लोग, तो उनको एक एक करके मारना बहुत मुश्किल था। तो उनको मारने के लिए यातना केंद्र, कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब जहरीले केंद्र या इस तरह से विष केंद्र बनाए गए थे, जिसमें हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। ठीक है। और न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। ये बेटा मैं कहानी इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया आ जाए कि जर्मनी में उस टाइम में आम लोगों के साथ, या जो लोग नाज़ी नहीं थे, जर्मन नहीं मानते थे वो लोग औरों को, उनके साथ कितना अमानवीय अत्याचार किया गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे हैं, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। अब बात आती है, स्टार्टिंग से हम इसमें पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म, कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात हम करेंगे। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। लेकिन यह जो प्रथम विश्व युद्ध था, यह काफ़ी लंबा खिंचा और नवंबर 1918 में जब धुरी शक्तियों, जिसमें जर्मनी भी था, उनके घुटने टेकने के बाद यह युद्ध समाप्त हो पाया। लेकिन जो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध, यानी कि जर्मनी ने हार मान ली और जर्मनी का जो राजा था उस टाइम में, उसने पदत्याग कर दिया। तो वहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ थीं उनको सत्ता संभालने का मौका मिल गया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की, वाइमर वहाँ जगह का नाम है, बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ठीक है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद, यानी जर्मन की संसद का नाम क्या है बेटा? राइक्सटॉग है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जर्मन की संसद का क्या नाम है। ठीक है, राइक्सटॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी।
ठीक है। अब इसमें साम्राज्यवादी इसकी नीति के तहत ये दिखाया गया है कि पहले जर्मनी का राज्य कहाँ तक था, फिर उसने जो ज़मीनें हड़प ली थी और कहाँ तक उसने अपना पूरा विस्तार कर लिया था। जैसे ही जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में हार मानी तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने वहाँ पर एक वर्साय जगह का नाम है जर्मनी में, वहाँ पर एक शांति संधि हुई, यानी कि युद्ध को समाप्त करने के लिए। और इसमें जर्मनी की जनता के लिए कठोर और अपमानजनक संधि इसको माना था जर्मनी की जनता ने अपने लिए, क्योंकि देखो जो राष्ट्र जीते थे मित्र राष्ट्र उन्होंने उस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और जर्मनी इसको अपने अपमान समझ रहा था। और यही वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव उसी टाइम रखी गई। ठीक है। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, यानी कि जर्मनी का जितना भी साम्राज्य उसका विस्तार था वो सारे तकरीबन 10% आबादी, 13% मतलब जितने भी उसके उपनिवेश थे वो सारे मित्र राष्ट्रों ने ले लिए। 10% आबादी जो उसकी थी उस पर भी कब्जा कर लिया। 13% भूभाग उसके लैंड के, टोटल लैंड के 13% उनके हो गए। उनके देश में जितने भी लोह के भंडार थे उनके ऊपर 75% कब्जा मित्र राष्ट्रों का हो गया। 26% कोयला भंडार पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने। अब जर्मनी के पास बचा क्या? तो जर्मनी तो मतलब एक क्रोध की ज्वाला में, एक बदले की भावना में उसी दिन से जलने लगा था। जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। और खनिज संसाधनों वाले जो उसके एरिया थे, राइनलैंड था या और को बहुत सारे एरिया थे, उन पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। और बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब जर्मनी के लोग जो वाइमर गणराज्य, यानी कि जो उस टाइम पर शासक था, राजशाही थी, उनको इस मतलब अपमान के लिए, इस संधि के लिए, अपने संसाधनों को छीनने के लिए, इन सब के लिए उसको किसको जिम्मेदार ठहराया? अपनी ही शासन व्यवस्था को, कि अगर ये हार नहीं मानते तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक नहीं होता। अब जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका उन पर असर क्या पड़ा था? इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़ कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध होते होते कर्जदारों का महाद्वीप, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के जितने भी देश भाग ले रहे थे अब वो कर्जदार हो गए थे। ठीक है। और जो पुराने साम्राज्य थे उसमें नए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया गया। ठीक है। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से उसका वह आर्थिक रूप से, यानी कि उसके इकोनॉमिक रूप से वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। कौन? जर्मनी की बात हो रही है। जर्मनी पहले वाइमर गणराज्य कहलाता था। ठीक है। वहाँ पर मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट कहने के लोग थे और जो रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रीय मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जा रहा था। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। ठीक है। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज को राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। यानी कि अब सारी थ्योरी किस पर टिक गई कि सेना मजबूत होनी चाहिए, युवक मजबूत होने चाहिए, नौजवान अच्छे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए आक्रामक, यानी कि दूसरे दुश्मन को मार देने वाले। ठीक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, क्योंकि युद्ध में बहुत हजारों लाखों लोग मारे गए थे और उनको मतलब उनका जो बॉडीज़ थी उनको अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। तो चारों तरफ मतलब गंदी सड़ी बदबू और जो चूहे होते थे वो खाते रहते थे, कीटाणु जो खाते रहते थे उनसे वो घिरे रहते थे। जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों का पल पल मरते देखते ही सार्वजनिक जीवन में
मतलब वो चाह कर भी बाकी सारी चीज़ें उनके लिए गौण हो गई थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अब बात आती है बेटा, इसमें इतना पहले आप उसकी जर्मनी का जो बेसिक वो है वो पढ़ोगे, फिर जर्मनी में क्या हुआ ये पढ़ोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जर्मनी पर क्या असर पड़ा ये, और पूरे यूरोप पर क्या पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट में हम जो उनके रेडिकल वादी थे, जो परिवर्तन चाहते थे, उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे।